नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। इजरायल ने पहले ही ईरान को बता दिया था कि वो हमला करेगा और साथ में चेतावनी दे दी थी कि ईरान उस हमले का जवाब देने की गलती नहीं करे। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी कि वो हमले का जवाब नहीं दे, वरना अमेरिका इजरायल के बचाव में सामने आएगा। ईरान को दोनों तरफ से धमकाया जा रहा है, लेकिन ईरान ने भी तेवर दिखा दिए। ईरानी उपराष्ट्रपति ने ईरानी ताकत का दम भरा है, दुश्मन को कमजोर करने के इरादे दिखा दिए हैं। ईरान को इस बार सऊदी अरब का साथ भी मिला है, जिसने ईरान पर हमले को कानून का, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इजरायल ने किसी को नहीं बख्शा, ईरान की ताकत पर जमकर प्रहार किया। इजरायल ने अमेरिका को जो कुछ बताया है, इजरायल के मुताबिक उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए, पावर प्लांट को निशाना बनाया और ऑयल रिफाइनरी पर भी धावा बोला। कुल मिलाकर इजरायल ने कोई रियायत नहीं बरती ईरान को कमजोर बनाने में और दावा किया कि सारे हमलों को अंजाम देने के बाद उसके सारे विमान सुरक्षित लौट आए। लेकिन अब शायद बारी ईरान की है। खामेनेई बौखला गए हैं। पहले ही खामेनेई ने चेता दिया था कि इजरायल मिसाइल हमलों का जवाब देने की गलती न करे, लेकिन इजरायल ने हमला कर दिया और अब ईरान पलटवार कर सकता है, इसकी पूरी आशंका है। ईरान ने इसका संकेत भी दे दिया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ ने ट्वीट किया, ईरान की ताकत हमारे दुश्मन को नीचा दिखाएगी और कमजोर करेगी। अब ईरान के पास कोई चारा बचा भी नहीं है। इजरायल के साथ ईरान की जंग अब एक नए मोड़ पर है, क्योंकि उसके एक एक करके सारे मोहरे पिटते जा रहे हैं। ईरान का मोहरा हमास पिट चुका है और कमजोर हो चुका है। ईरान का दूसरा मोहरा हिजबुल्लाह पूरी तरह टूट चुका है। उसका मुखिया तक मारा जा चुका है। सीरिया से ईरान को खास मदद मिलती नहीं दिखती। ऐसे में ईरान के पास अब सीधे तौर पर जंग में उतरने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। 2 अक्टूबर का अटैक भी ईरान के लिए आखिरी रास्ते के तौर पर था, क्योंकि उसे सीधे इजरायल से लोहा लेना था। ये भी तय है कि ये लड़ाई अब और बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को चेता दिया है कि वो जवाबी वार करने की गलती न करे, क्योंकि ऐसी हालत में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चर्चा के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मेजर जनरल संजय मेस्टिन, सेवानिवृत्त पूर्व डिफेंस अटैचे रहे हैं भारत के अफगानिस्तान के लिए। मेजर जनरल संजय सोई, सेवानिवृत्त, हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एम्बेसडर सुरेश गोयल, पूर्व सेक्रेटरी एमईए। डॉक्टर वाइल अवाद हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं, जो कि ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, सेवानिवृत्त, पूर्व जनरल ऑफिसर, सीआईसी आर्मी ट्रेनिंग कमांड, इंडियन आर्मी के। तो हम सबसे चर्चा करते हैं। अभी जनरल मेस्टिन, हम क्या समझें, जिस बदले की बात इजरायल कर रहा था, क्या वो पूरा हो गया है? क्योंकि इजरायल को समझते हुए, जानते हुए, सब तो यहां तक सोच रहे थे कि पता नहीं क्या तेल के ठिकानों पर हमला कर देगा, पता नहीं किस टॉप लीडरशिप को ना वाइप आउट करने की सोचे। तो ये जो जवाब है, ये क्या पूरा जवाब था उसका? श्वेता, बिल्कुल। ये जो जवाब है, ये जो अटैक हुआ है, देखिए, एक ऐसा लगता है कि बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्स रहा है, इतना कोई इस पर प्रभाव नहीं हुआ है। और नेतन्याहू का स्टेटेड एम शुरू से यही रहा है, और वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इजराइल के। वो ये बोलते हैं कि मैं ईरान को किसी भी हालात में न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने दूंगा। ये उनका स्टेटेड एम है। तो ये तो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो भी टारगेटिंग हुई है, इजरायली ने जितने हमले किए, चाहे लेबनान में, चाहे गाजा में, ये हूती रिबेल्स के ऊपर, सीरिया में, इराक में, उनका टारगेट में प्रभाव बहुत दिखा है। आज सिर्फ 2 सैनिक मरे हैं। तो मेरे को लगता है ये काफी एक डी एस्केलेटरी, और ये थोड़ा लॉजिकल तो रहा है, लेकिन इसमें शायद कुछ उनको हदबंदाएं हैं। कैसे? आप देखिए, अभी फिलहाल ब्लिंकन यहां पर थे और वो कतार को मिले हैं, कतार के प्राइम मिनिस्टर को भी मिले थे। वो थोड़ा एक डॉट्स करेक्ट होती है। एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा कि क्या क्या टारगेट्स हैं। इतनी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक हुई है। दूसरा, इजराइल ने जितने भी अभी तक टारगेटिंग की है, उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेबनान में हमने देखा है। तो यहां ये प्रभाव नहीं दिख रहा। तो मेरे को लगता है ये कुछ ऐसा है कि एक फेस सेविंग डिवाइस शायद दोनों तरफ के लिए, या एक एस्केप रूट दोनों तरफ के लिए है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टेटेड रोल है वो एस्केलेशन नहीं चाहता है, और इजराइल भी नहीं चाहता है, और ईरान भी नहीं चाहता है। हो सकता है
कि ये जरूर बोल रहे हैं अभी ईरान की एस्केलेटरी होगा, रिटेलिएशन होगा, लेकिन ये नैरेटिव बिल्डिंग जरूर रहेगी, लेकिन ऑन ग्राउंड शायद हमला ईरान ना करे और ये सिचुएशन थोड़ा डिफ्यूज हो जाए। मेरे को एक वो वाला एंगल श्वेता ज्यादा दिख रहा है अभी। क्या आप सहमत होंगे इस बात से? क्या हम समझें कि क्योंकि ये शांति के लिए बहुत जरूरी है, वरना एक बार दूसरा पलटवार, और ऐसा नहीं है कि कोई देश कम सक्षम है। ठीक है, इजराइल के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए वो आयरन डोम था जरूर, लेकिन आखिरकार अगर शांति की बात हम सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने उस समय कोई छोटा आक्रमण किया था इजराइल पर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्वेता। दो तीन चीजें कहूंगा। मैं कहूंगा कि जो अभी मेजर जनरल संजय मिस्टर ने कहा, काफी हद तक मैं उससे सहमत हूं। एक दो चीजें जरूर कहना चाहूंगा मैं। ये पहली बात तो जो अभी यूएसए के हालात है, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कौन प्रेसिडेंट आएंगे ये। तो इस समय पर चाहे ब्लिंकन कितना भी दौरा कर लें, अमेरिका कोई बड़ा फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव लेने की हालात में नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूं कि अमेरिका ने जो वार्निंग दी थी, कहा था, प्रेशर बनाया था इजराइल के ऊपर, उसका कोई खास असर पड़ा होगा। मेरे ख्याल है असर पड़ा है, लेकिन और वजहों से ही। मैं समझता हूं कि इजराइल भी देखता है कि इस बार जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने ईरान का साथ देते हुए इजराइल के जो हमलों को कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया उसने। तो पहले जो है इजराइल को भरोसा था कि सऊदी अरेबिया धीरे धीरे करके साथ में आ रहा है, वो भी खिलाफ जा रहा है। तो उसको इजराइल भी नहीं चाहता है कि वहां पर अपने आप ही अपनी इंटरेस्ट को देखते हुए कि एस्केलेशन ज्यादा हो। लेकिन अगर ईरान की तरफ से कोई भी हमला आएगा या उसकी प्रोसेस की तरफ से कोई भी हमला आएगा, जवाब उसको देना पड़ेगा। ईरान के अंदर क्या इस समय रिएक्शन है इस पर, जो इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया है? ऐसा बताया जा रहा है मिलिट्री पर्सनल की जान भी इसमें गई है, तो वहां पर क्या रिएक्शन है? अभी तक बिल्कुल जैसे रिएक्शन आ रहे वहां पर ये लोग कह रहे हैं हमारा कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ, ऑयल इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं हुआ, मतलब ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वाले के जो सिविलियन न्यूज वो भी कुछ नहीं हुआ। वो अभी तक उन्होंने वार्निंग भी दे दिया इजराइल के लिए, हमको आपके लिए रिटेलिएशन करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ईरान, अगर आप याद रखना, ईरान और इजराइल के अंदर है, इजराइल काफी प्रोवोकेशन में काम कर दिया था, काफी असैसिनेशन भी किया था, काफी उन्होंने अटैक भी किया था। ये सीरिया के अंदर उनकी कॉन्सुलेट जो तोड़ दिया था, उसका डिप्लोमेट मारा था, फिर ईरान रिटेलिएट भी किया, फिर दोबारा उन्होंने इस्माइल हनिया जो फलस्तीनियन लीडर है उन्होंने मार दिया था, इतारा के अंदर है। तो ईरान का हक है उनके लिए रिप्लाई करना चाहता, लेकिन किसने दे दिया था? इजराइल का हक है, उन्होंने इंतकाम करना चाहिए। किस चीज के बाद? दिस इज अ टोटल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि अभी तक सारी दुनिया मालूम है किसने अटैक किया था और किस चीज के लिए अटैक कर रहा है। या यूएन चार्टर से बात करना, तो इसलिए ईरान का हक है, हमारा रिस्पॉन्स करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो फिलहाल में जो सिनारियो चल रहा था, एक सबसे बड़ी बात है, इजराइल में अभी तक उनकी ऑपरेशन लेबनान, उनका ग्राउंड ऑपरेशन बंद कर दिया था, क्योंकि उनका काफी नुकसान हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, ब्लिंकन आया था ईरान के लिए और उन ईरान का जीसीसी कंट्री बात किया था। उन्होंने सारे लोग जो अरब मुल्क कह रहे हमको अपना एयर स्पेस परमिशन नहीं देते, ना अमेरिका ना इजराइली की यूज करने रहे अटैकिंग ऑन ईरान। तो इसलिए ये थोड़ा से कूलिंग डाउन ऑफ द टेंशन हो रहा है। इजराइल ने भी अपनी तरफ से हमला करते हुए बात यही कही थी कि बहुत दिनों से हम 7 मोर्चों पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि बड़ा डिफिकल्ट होता है कि ये आप कब एक देश पर आक्रमण कर रहे हैं और कब उस क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे हैं जहां से आप कह रहे हैं कि कुछ प्रॉक्सीज हम पर अटैक कर रहे हैं। चाहे हम लेबनान का एग्जाम्पल देख लें या फिर ईरान को इजराइल के पलटवार की बात। और जैसा कि इस समय डॉक्टर अवाद भी कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू के लिए क्या एक पर्सनल मामला हो चुका था? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पर्सनल मामला तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि एक इजराइल के सर्वाइवल का सवाल है। इजराइल के आईडीएफ ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि उनके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, और जो 1 अक्टूबर को हमला हुआ वो किसने किया हमला? वो ईरान ने नहीं किया, वो किसी और ने बाहर से आके किया। पहले भी जब अप्रैल में हमला हुआ था तभी भी ऐसा ही हुआ था। तो ये सब बातें देखते हुए अगर इजराइल के पास पूरा अधिकार था, इस समय में बॉल इजराइल के कोर्ट में थी
कि वो क्या करता है, किस प्रकार से जवाब देता है, और एक तरह से मेरे ख्याल से उनकी मजबूरी भी थी। अभी तो अमेरिका ने इनको काफी कंट्रोल किया हुआ था कि आप ऑयल रिफाइनरीज पे, ऑयल फैसिलिटीज पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वहां इलेक्शन हो रहे हैं। अगर ऑयल फैसिलिटीज पे हमला होता तो ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ जाती, पूरी दुनिया में पहली महंगाई आती और इलेक्शन पे फर्क पड़ जाता। इजरायल ने सिर्फ ईरान पर ताबड़तोड़ हमले नहीं किए, बल्कि एक ही रात में इराक और सीरिया के कई ठिकानों को भी तबाह किया। इजरायल ने जो कहा वो किया, वक्त भी खुद चुना, तारीख भी खुद तय की, टारगेट भी खुद बनाया। बदला लेने में 26 दिन लग गए, लेकिन ईरान को घुस कर मारा। 1600 किलोमीटर की दूरी कम नहीं होती। 100 इजरायली लड़ाकू विमानों ने रात के अंधेरे में उड़ान भरी और ईरान पर बमों की बौछार कर दी। निशाने पर सबसे बड़ा दुश्मन ईरान ही नहीं आया, बल्कि एक ही दिन, एक ही साथ इजरायल ने इराक और सीरिया को भी शांत किया। इराक के तिक्रित में 6 धमाके हुए और कई शहरों में भी धुएं के गुबार उठे। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी इजरायली लड़ाकू विमानों ने गोले दागे। इजरायल एक साथ 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। गाजा, लेबनान में आसमान के साथ जमीनी जंग भी छिड़ी है। गाजा में हमास के कमांडरों को टारगेट कर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के कत्लेआम का बदला चुन चुन कर ले रहा है। हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह भी इजरायल का दुश्मन है। इजरायल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारा, बल्कि लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। दक्षिणी बेरूत खंडहर बन गया है। हर तरफ मलबा है, टूटी इमारतें हैं, बम और बारूद के निशान हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह के सुरंगों पर कब्जा कर लिया। कल ही हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा। इजरायल चारों ओर से घिरा है। हर तरफ उसके दुश्मन है, हर मोर्चे पर जंग है। ईरान की एंट्री ने एक दुश्मन और बढ़ा दिया। 26 दिन बाद इजरायल ने ईरान से बदला तो ले लिया, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान चुप बैठेगा या ईरान के पलटवार के साथ यह युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। आज तक ब्यूरो। ईरान के सांसद अहमद अज़ाम ने कहा है कि हमारे पास आत्मरक्षा के सारे अधिकार हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ईरान पलटवार करेगा? उधर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टामर ने ईरान को आगाह किया है कि पलटवार करने से बचे, बदले का ख्याल दिमाग से निकालें। मिडिल ईस्ट का संकट पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। ये सारी बातें ही थोड़ा सा और पसोपेश और तनाव की स्थिति पैदा कर रही हैं कि आगे क्या होगा, क्या ये इंतकाम अधूरा है। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ईरान के ऊपर जो ये एक अटैक इजराइल की तरफ से हुआ आज सुबह सुबह, क्या ये पूरा हो गया है या फिर एक इंस्टॉलमेंट हम समझे इजराइल की फितरत को देखते हुए? देखिए श्वेता जी, इजराइल की जो मिलिट्री है या आईडीएफ, उसकी सराहना जो है 2 बिंदुओं पे की जाती है। एक जिसे कहते हैं इनविंसिबिलिटी, अजेयता, और दूसरी उसकी स्वतंत्रता, कि क्या वो स्वतंत्र रूप से जो इजराइल के दुश्मन हैं उनसे लोहा लेने के लिए, मतलब क्या वो उसमें सक्षम है या नहीं। जो कल का जो हमला हुआ है, मेरी नजर में तो शायद दोनों चीजों पे प्रश्न होते हैं। देखिए, पहले नेतन्याहू साहब ने कहा रिजीम थ्रेटनिंग स्ट्राइक पैकेज। उनके जो रक्षा मंत्री हैं गलांट, उन्होंने कहा था जॉ ड्रॉपिंग। अब वो सब तो पतंगबाजी निकली। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बड़ा मामूली सा हमला था, मध्यम दर्जे का कंसिलिएटरी सा हमला। अब ऐसा क्यों हुआ? मेरी समझ में एक तो ये, आई थिंक इट इज अ वेरी यूएस रेगुलेटेड स्ट्राइक। तो जो अमेरिका का दबाव था इजराइल पर, वो कामयाब हुआ। अब ईरान हमला करेगा, इसके पूरे आसार हैं। ऐसे में इजराइल के बचाव के कितने और कैसे इंतजाम है? इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद ताकतवर है। आयरन डोम के बूते ही इजराइल किसी दुश्मन पर बेहिचक हमला कर देता है। इजराइल के लिए ये जंग महंगी साबित हो रही है। उत्तर में लेबनान से हिजबुल्लाह दनादन रॉकेट दाग रहा है। दक्षिण में मटियामेट हो चुके गाजा से अब भी हमास के आतंकी इजराइल पर रॉकेट बरसा रहे हैं। इजराइल के पास इन हमलों को रोकने के लिए 5 एयर डिफेंस सिस्टम हैं। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 1, एरो 2 और एरो 3। इजराइल पर एक साल में लगभग 26,000 रॉकेट दागे जा चुके हैं। हर रॉकेट को रोकने के लिए इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल दागता है, वो रॉकेट से कई गुना महंगी होती है। आयरन डोम की एक मिसाइल की कीमत
$1.5 लाख है, जबकि हिजबुल्लाह की कत्यूशा मिसाइल महज $300 की आती है। और अब तक इजराइल ने अपनी रक्षा के लिए जितनी मिसाइल दागी हैं, उनकी कुल कीमत $6 बिलियन हो चुकी है। ये कीमत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2024-25 के लिए भारत का रक्षा बजट $75 बिलियन है, जिसमें वेतन, पेंशन सब शामिल हैं। वहीं इजराइल सिर्फ डिफेंस मिसाइलों पर $6 बिलियन खर्च कर चुका है। इसके अलावा गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह से जमीनी जंग के दौरान उसे सैनिकों की जान गंवानी पड़ रही है। इजरायली सेना के मुताबिक बीते 1 साल में उसके 728 सैनिकों की मौत हो चुकी है। उसे आतंकी हमले भी झेलने पड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर के हमले की बरसी से एक दिन पहले इजराइल के बीर शेबा बस स्टेशन पर एक आतंकी ने चाकू से गोदकर कई लोगों को घायल कर दिया। उनमें से एक इजरायली बॉर्डर ऑफिसर सार्जेंट शीरा हया सुसिल्क की मौत हो गई। हमलावर भी मार गिराया गया।